हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक सेल स्ट्रक्चर या कोशिका की संरचना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर या संरचना का मतलब क्या होता है, क्या तात्पर्य होता है इसका। तो कोई भी वस्तु हो, ऑब्जेक्ट हो या सब्सटेंस या पदार्थ हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स से जुड़ा हो चाहे वो लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ हो, उसकी बाह्य या आंतरिक बनावट किस प्रकार की है, मतलब उसका इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो उसका एक टेक्सचर है, उसकी बनावट है, वो किस प्रकार की है, उसी को हम लोग स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे बॉडी स्ट्रक्चर में हम लोग बॉडी के बाहर की संरचना और आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कोशिका या सेल की बाहरी आवरण या कवरिंग बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स या कोशिका के अंग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और साथ साथ इनके फंक्शन को भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं कि सेल की जो संरचना होती है, जब माइक्रोस्कोप से सेल को देखा जाता है तो तीन स्पष्ट इसके पार्ट्स आपको मिलते हैं, इसके अंग दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है आपको कि सेल स्ट्रक्चर के ये तीन पार्ट हुए। नंबर वन पार्ट जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे आप हिंदी में कहें तो कोशिका झिल्ली। दूसरा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और तीसरा साइटोप्लाज्म जिसे हम लोग कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। इन तीनों को हम लोग अलग अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे, परंतु अभी एक शॉर्ट फॉर्म में एक मैप के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमने एक सेल बनाई है। ये सेल जो है आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ये ओवल भी हो सकता है। तो यहाँ एक सेल के आधार पर मैंने आपको एनिमल सेल से स्टार्ट किया है। एनिमल सेल मान लेते हैं एक सेल है जो कि एनिमल सेल है। इसकी जो बाहरी बाउंड्री होती है, जो बाह्य आवरण होता है आपका, वो कहलाता है कोशिका झिल्ली, मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये कोई मकान है, कोई एक बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग की जो बाउंड्री होती है, बाहरी बाउंड्री की बात नहीं कर रहा हूँ, उस घर की जो बाउंड्री होती है, वो जो घर का बाहरी आवरण होता है, उसे उसे आप सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली समझ सकते हैं। दूसरा, इसके इनर पार्ट में लगभग सेंटर में या सेंटर के बहुत करीब, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। एनिमल सेल में जो ये दूसरा बॉडी की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं, वो लगभग सेंटर में या सेंटर के बेहद करीब होता है। तो ये न्यूक्लियस हो गया। तो अगर इसको हम लोग भवन से तुलना करें तो जैसे ये भवन का एक बाहरी आवरण हुआ, वैसे ही आप इसे मान लीजिए कि इस मकान की जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो सुप्रीम फैमिली का जो मेंबर है, जो सारे डिसीजंस ले सकता है, उसका ये चैम्बर है, उसका ये घर है, उसका ये रूम है, या उसकी ये ऑफिस है। तो मतलब कि न्यूक्लियस या केंद्रक का काम होता है इस पूरे सेल का कंट्रोलिंग जो जोन होता है, वो ये न्यूक्लियस होता है। तो ये आपको हो गया। तीसरा, जो मैंने कुछ ब्लैक डॉट्स से बनाए हैं, हालांकि ये सभी ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि ये सभी कोशिका के अंदर स्थित अंग हैं, और इन अंगों की अपनी अपनी शेप एंड साइज होती है, बट मैंने इसे भी डॉट से बताने का प्रयास किया है। तो ये जो पूरा जो आपका अंदर का जो ऑर्गेनल्स आप देख रहे हैं, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में भाग में विस्तृत है, उसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये सभी ऑर्गेनल्स का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि इसमें, जैसे आपने घर की बात की, हमने किया था इसको, तो जैसे घरों में इन्वर्टर आप रखते हैं, मतलब कि वो आपको क्या कहता है, घरों को ऊर्जा देता है। तो वैसे इसमें एक ऑर्गेनल्स होता है जो एनर्जी सप्लाई करता है सेल को, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं आपका। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपकी भोजन बनाने का काम करता है या प्रोटीन बनाने का काम करता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो इसमें कुछ टॉक्सिक चीजें आ गई हैं, जो विषैली चीजें आ गई हैं, या कुछ वेस्ट मटेरियल है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसका वो काम है। तो मतलब कि सारे ऑर्गेनल्स को हम लोग अलग अलग सेगमेंट में आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये जानना है कि ये साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका अपना एक फंक्शन होता है, और इसी के कारण ये सेल जो है, ये इसका एग्जिस्टेंस बना रहता है आपका। तो ये एनिमल सेल में हमने देखा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लांट सेल में।
तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो है ये हमने इसको डबल लेयर आपको मेरे आप दिख रहे होंगे इसमें। तो इसमें इस लेयर की बात करते हैं हम लोग। ये वाला जो लेयर है आपका, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। जैसे कि एनिमल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, परंतु प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसका आउटर मोस्ट पार्ट नहीं होता है, बल्कि उसके बाहर भी एक आपका कवरिंग बॉडी होती है। तो मतलब कि ये कोशिका झिल्ली हो गई, और जो इसके बाहर का जो सबसे आउटर मोस्ट आपका पार्ट दिख रहा है ये प्लांट सेल में, उसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। मतलब पहले सेल वॉल देन सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्लांट सेल में। अच्छा, आपको यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि केवल ये प्लांट सेल में ही कोशिका भित्ति नहीं होती है, बल्कि फंजाई में, बैक्टीरिया में, एल्गी में, ये तीनों में और प्लस प्लांट, ये चारों में कोशिका भित्ति होती है, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली आपको देखने को मिलती है। उसके बाद हम जब अंदर आते हैं तो अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि यहाँ भी एक न्यूक्लियस पार्ट है एनिमल सेल में, सेम एज इट इज प्लांट्स और तमाम जो चार नाम हमने लिया उसमें भी इस प्रकार के न्यूक्लियस या केंद्रक होती है। अंतर क्या होता है एनिमल सेल से, जहाँ एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस लगभग सेंटर में या सेंटर के करीब होती है, वैसे प्लांट सेल में ये सेंटर से थोड़ी दूरी पर होती है। इसका कारण ये होता है कि ये जो अंदर का जो आपका साइटोप्लाज्म का जो जोन है, इसके बड़े इलाके में, मतलब कि 80 से 90% पार्ट में, प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं, प्लांट्स के 80 से 90% पार्ट में आपका एक और ऑर्गेनेल्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं वैक्यूल, जिसे हिंदी में रसधानी या रिक्तिकाएं कहते हैं। इसका काम एक प्रकार से भोजन का संग्रहण करना है, स्टोरेज करना है, जिसे हम लोग आगे अलग से सेगमेंट पे देखेंगे। तो एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस में थोड़ी सी आपको ये चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर का पार्ट में आपका न्यूक्लियस जो कि सेंटर से थोड़ी दूरी पर, और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म का एक ऑर्गेनेल्स के रूप में वैक्यूल्स, और तमाम जो भी इसके अंतर्गत ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी जो बचे हुए जगह हैं रसधानी या वैक्यूल्स के अलावा, उसमें ये तमाम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म की स्थिति होती है। तो ये एक कोशिका झिल्ली से संबंधित रहा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम लोग अगले सेगमेंट में देखेंगे। यहाँ हम पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के विषय में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या कैरेक्टर है, इसको हम लोग देखते हैं, इसकी स्थिति क्या स्ट्रक्चर का। तो ये पहले हमने क्या लिखा, आउटर लेयर ऑफ सेल, किसका, एनिमल सेल। मतलब कि एनिमल सेल का ये सबसे बाह्यतम परत होता है, जबकि प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया और एल्गी ये चारों में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, परंतु आउटर मोस्ट पार्ट नहीं होते हैं, जबकि इनमें आउटर मोस्ट सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है। दूसरा, ये जो मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं, तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसे आप लोग सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी इसे कह सकते हैं। और ये अर्ध पारगम्य झिल्ली इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो मतलब कि इस मेम्ब्रेन का कैरेक्टर जो होता है वो एक होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में होना। मतलब कि इसमें, जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो छोटे छोटे इसमें, हालांकि डॉट से काफी बड़ी हिस्से में एरिया में आपका छिद्र बन जा रहे हैं, इतने बड़े नहीं होते, परंतु छोटे 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 पोर्स होते हैं आपका, यानी कि छिद्र होते हैं इस सेल मेम्ब्रेन के पार्ट को। इसी को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको फंक्शन में आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है फ्लेक्सिबल। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि लचीला होता है। सपोज कीजिए एक प्लास्टिक है, उसमें अंदर आप पानी डाल दिए तो वो चारों तरफ से एक लचीला दिखेगा आपको, उसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो लचीली होगी। तो सेम एज इट इज सेल मेम्ब्रेन भी लचीला या फ्लेक्सिबल होता है। और चौथा जो हम देखेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है मिड अप ऑफ, ये बना होता है किसी चीज फॉस्फोलिपिड, या आप इसे लिपिड भी कह सकते हैं, क्योंकि लिपिड का ही एक प्रकार का एक फॉर्म है जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और प्रोटीन, और यहाँ एंड प्रोटीन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। दूसरा आई अगला पांचवा जो इसका जो स्ट्रक्चर का जो आपका कैरेक्टर है वो है लिपिड मॉलिक्यूल्स आर, इसकी बात कर रहा हूँ फॉस्फोलिपिड की। ये जो होती हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होती हैं, यहाँ पर एक और भी चीज आप मेंशन कर सकते हैं कि ये लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो बाई लेयर होता है। बाई लेयर मतलब इसे अगर हम एक छोटा सा
मैप से आपको एक छोटा सा डायग्राम से समझते हैं। ये हमने जो डायग्राम बनाया है ये फॉस्फोलिपिड का डायग्राम है हमारा। ये आप देख रहे हैं कि ये दो अलग अलग पार्ट में दिख रहा है, मतलब कि ये जो आप सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इसी सेल मेम्ब्रेन के इस पार्ट को जब जूम किया जाए, बड़ा किया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखेगी। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग लिपिड का लेयर जो है वो आपस में इम्बेडेड है, गुथा हुआ है आपका। और इसका अपर लेयर जो लिपिड का होता है वो कुछ डॉटेड आपको दिख रहा होगा, उससे बनाया गया है। तो ये यहाँ पर बताने का मेरा मकसद ये है कि ये जो पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपरी ये लिपिड का ये दो लेयर हो गए, एक लेयर ये, एक लेयर ये, और इस लेयर में ऊपर के भाग में प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल लगे होते हैं आपका। तो ऊपरी भाग में प्रोटीन और बीच में दो लिपिड का वसा का लेयर होता है आपका। और इसके साथ साथ मैंने एक और लाइन लिखा है आपका कि लिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्पीपैथिक। एम्पीपैथिक मतलब उभय संवेदी। उभय संवेदी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके दो फॉर्म होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जल स्नेही, वाटर लविंग, मतलब कि ये जो लिपिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं या फिर ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके ऊपरी भाग में जो ये राउंड राउंड गोला बना हुआ है, ये जो अपर हेड होता है इसको हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। मतलब कि ये वेट हो सकता है, जल में ये डिसॉल्व एक तरह से हो सकता है आपका, ये भीग सकता है आपका। जबकि इसका इंटरनल पार्ट जो होता है, यानी कि इस हेड से जब हम नीचे आएंगे, इसका जो ये लास्ट पॉइंट है, चाहे इधर से जाएंगे और यहाँ जो लास्ट पॉइंट इसका आ रहा है, ये जो बीच का पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होता है, जल रोधी। मतलब कि ये जल को, वाटर को डिस्ट्रैक्ट करता है, वो उसमें जैसे ऑयल का नेचर होता है सेम एज इट इज हाइड्रोफोबिक होता है। तो मतलब कि यहाँ इन शॉर्ट हम लोग देखें तो ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। फॉस्फोलिपिड दो लेयर में होते हैं, जिसके अपर लेयर में प्रोटीन्स इम्बेडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ये प्रोटीन जो होते हैं इनका मेन काम होता है कि सेल के अंदर और बाहर एक सिग्नल का काम करना, और साथ साथ अंदर से बाहर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह आ रहे हैं इसको एग्जामिन करना और एंजाइम के रूप में एक काम करना। ये कुछ वर्क है प्रोटीन के। और ये लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है एम्पीपैथिक होते हैं, मतलब कि इसका अपर लेयर जो होता है हाइड्रोफिलिक, जल से नहीं, जल से भीग सकते हैं। और जो मिडिल लेयर होता है, जो बीच का जो होता है, वो दोनों लेयर का जो एक मीटिंग पॉइंट होती है वो हाइड्रोफोबिक यानी कि जल रोधी होते हैं। ये कुछ आपका स्ट्रक्चर का कैरेक्टर आपका रहा। अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन का वर्क या फंक्शन देखते हैं, इसका कार्य क्या है, मूल रूप से इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब कि ये सेल को एक शेप देता है, इसको एक संरचनात्मक मजबूती देता है आपका। तो नंबर 1 ये आपका रहा। दूसरा, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब कि ये सेल है तो बाहरी वातावरण से अंदर के वातावरण को सुरक्षित रखता है। अंदर जो एक फिक्स्ड इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट स्टेबल बनाए रखने का प्रयास करता है। तीसरा, अगर हम लोग देखेंगे, हेल्प इन पैकिंग द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब कि ये सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इन सबको एक व्यवस्थित क्रम में बनाए रखना। जैसे कि एक घरों में जो भी सपोज कीजिए फर्नीचर्स वगैरह होते हैं, कमरों की डिजाइन होती है, वो सब कुछ एक वेल मैनर्ड में आपकी स्टैब्लिश्ड होती है, सेम एज इट इज। ये अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो शायद व्यवस्थित रूप से नहीं रह सकते हैं। तो तीसरा वर्क ये रहा। और चौथा, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है अलाउ, या आप कह सकते हैं परमिट, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन, अब इसे आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जोड़ के देखें। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब इसमें जो पोर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि सेल के अंदर कौन मॉलिक्यूल, आयन या वाटर अंदर जाएगा और कौन अंदर का जो टॉक्सिक हो चुका है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हो चुका है अंदर, वो कब बाहर की ओर निकलेगा। मतलब कि एंट्री और एग्जिट, मॉलिक्यूल्स, आयंस, वाटर का एंट्री और एग्जिट को ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है इसका सेल मेम्ब्रेन का, जो ये नियंत्रित करता है कि अंदर कौन जाएगा और बाहर कौन जाएगा आपका। इस प्रकार से वो
ये अंदर के इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको एक मजबूती प्रदान करता है, उसको एक सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। इसको जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एंट्री यानी कि कोई चीजों का बाहर आना सेल के अंदर, और सेल से वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक या विषैले चीजों को बाहर की चीजों को अंदर आना और अंदर के टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल को बाहर जाना, ये दो मेन प्रोसेस होता है जिसे हम लोग डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी, आपको मदद मिली होगी। थैंक यू।